अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम के आपके अपने चैनल में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। रज़िया भट्ट का सफ़रनामा अमरीकी यात्रा, ये ऑडियो बुक आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज हम इसकी 8वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए सुनते हैं अमरीकी यात्रा एपिसोड 8। शमीम के यहाँ पाकिस्तान से आने वाले सारे लोग पहुंच चुके थे। रोजाना यहाँ रहने वाले रिश्तेदार भी आ जाते। रात का खाना तो तकरीबन सभी वहीं खाते, क्योंकि शादी का हल्ला गुल्ला रात गए तक जारी रहता। शमीम ने अपने हिसाब से तो राशन जमा किया हुआ था, लेकिन लागत ज्यादा थी, इसलिए उस दिन वो मजीद राशन खरीदने का प्रोग्राम बना रही थी कि हम चारों बोली, शेमो हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, जब से आए हैं बाहर निकले ही नहीं, चलो आज तुम्हारे साथ ग्रोसरी के बहाने ही बाहर हो आते हैं। चलो, वो बखुशी बोली। मैं, नसीमी, गुड्डी और रुकैया फटाफट तैयार हो गई। तैयार क्या होना था, सर्दी के पेश नज़र मोटे कपड़े पहने। रात बर्फ गिरी थी और अब हवा चल रही थी, इसलिए मौसम बेहद ठंडा हो रहा था। इसलिए गर्म जोड़े, स्वेटर, शालें, कोट सभी कुछ अपने ऊपर चढ़ाया। शेमो ने हमें ऊनी टोपियां दी, दो गर्म जुराबें पहनी और बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। हमारा ख्याल था कि शेमो ग्रोसरी करेगी और हम सड़कों पर घूमे फिरेंगे, लोगों को देखेंगे, दुकानों और स्टोरों में जाएंगे। शेमो ने अपना चेपड़ निकाला, बड़ी सी डबल सीटों और पीछे से खाली डब्बे की तरह का जीपड़ इसने इन्हीं कामों के लिए रखा हुआ। मैं शमीम के साथ फ्रंट सीट पर बैठ गई और बाकी तीनों पिछली सीट पर। गाड़ी में हीटर ऑन था, इसलिए चंद मिनट बाद ही हमें गर्म कपड़े चुभने लगे। किसी ने कोट उतारा, किसी ने गले के गिर्द लिपटी शाल, टोपियां तो सब ने हाथों में पकड़ ली। एकदम ही सब कुछ ना उतार फेंको, अभी गाड़ी से बाहर निकलोगी तो शदीद सर्दी से दो चार होना पड़ेगा। स्टोर तो एयर कंडीशन ही होगा ना? हाँ, वो तो होगा ही। तुम गाड़ी स्टोर के दरवाजे के सामने रोकना, हम जल्दी से अंदर चले जाएंगे। गर्म कपड़े पहने रहो, स्टोर में खासा खुशगवार महसूस करोगे तुम लोग। लेकिन ये टोपियां पहनकर हम अंदर नहीं घूमे फिरेंगे। तुम्हारी मर्जी। शेमो ने गाड़ी पार्किंग लॉट में खड़ी की। स्टोर सामने ही था, लेकिन वहां तक पहुंचते हुए जिस्म कपकपा उठे। अंदर जाकर भी काफी देर सर्दी ने असर दिखाया। ग्रोसरी का ये न्यू जर्सी का शायद सबसे बड़ा स्टोर था। खरीदारी के लिए काफी लोग आए हुए थे। एक एक कार्ड पकड़ लो, शेमो बोली, मैं बताती जाऊंगी, वो चीजें उठाकर ट्राली में डालती जाए। ठीक। हमने बरामदे में एक दूसरे में फंसी ट्रालियों की लाइन में से एक एक ट्राली निकाली। बाज़ स्टोरों में इस तरह ट्रालियां खड़ी करके लॉक कर दी जाती हैं, फिर उनके सामने के सुराख में सिक्का डालें तो लॉक खुल जाता है और ट्राली निकाल ली जाती है। बड़े से बरामदे में स्टोर के दो दरवाजे खुलते हैं, एक अंदर जाने के लिए, दूसरा बाहर आने के लिए। ये खुद कार दरवाजे होते हैं। स्टोर के अंदर दाखिल हो तो दाएं हाथ सब्जियों और फलों के रैक्स पड़े होते हैं। इन पर ताज़ा सब्जियां धुली धुलाई बड़े सलीके से रखी होती हैं। ये स्टॉल दीवार के साथ लगे होते हैं, दीवार के साथ आईने लगे होते हैं। सब्जियों का अक्स उनमें भी नजर आता है, जो बड़ा भला लगता है। मैंने बुशरा के साथ भी एक फूड स्टोर देखा था, जो इस स्टोर से बहुत छोटा था। जितना बड़ा ये स्टोर था, इसी हिसाब से यहाँ सामान खुर्दरोश भी पड़ा था। यहाँ सब्जियों के रैक्स सिर्फ दीवार के साथ ही न थे, बल्कि दरमियान में कोई 8-10 फुट जगह छोड़कर सामने भी वैसे ही रैक्स थे। इन पर भी बिल्कुल ताज़ा सब्जियां सजाकर रखी हुई थी। थोड़े थोड़े फासले पर प्लास्टिक के लिफाफों की रेलें लटक रही थी। लिफाफा उतारिए और मतलूबा चीज इसमें डालकर कार्ट में डाल लें। इसी तरह जगह जगह साफ सुथरे जदीद किस्म के तराजू भी रखे थे, जिनमें आप सब्जी का वजन करना चाहें तो कर लें, वरना कीमत अदा करते वक्त काउंटर पर तो वजन कर ही लिया जाता है। इस तरह दोनों तरफ रैक्स में हर किस्म की सब्जियां सजी थी। इनके ऊपर सब्जियों के नाम और कीमत की चिट लगी हुई थी। आलू, मटर, गोभी, गाजर, पालक, टमाटर, अदरक, धनिया, देसी मूली, वलायती मूली, शलगम, गर्जे के हर किस्म की सब्जियां मौजूद थीं।
चंद सब्जियां ऐसी भी थी जिनके ना तो हमने नाम कभी सुने थे, ना जायका चखा था। पता नहीं अमेरिका के किस खित्ते की पैदावार थी। हम शेमों की हिदायत पर सब्जियां अपनी अपनी कार्ट में रख रहे थे। प्याज नायलॉन के बड़े बड़े खानों वाले थैलों में तोल तोल कर रखा हुआ था। मैं और नसीबी सब्जियां और लहसुन, प्याज, अदरक अपनी कार्ट में रख चुके तो तीसरी लाइन में मुड़ गए। यहाँ ताज़ा बड़े बड़े खुश रंग माल्टे, सेब, केले, अनार, नाशपातियाँ, खरबूजे, तरबूज पड़े थे। तरबूज और खरबूजे आधे आधे काट कर महीन प्लास्टिक में लिपटे हुए थे। यहाँ बेमौसमी आम भी थे जो सब्ज और कासनी रंग के बद्दी सी शक्ल के थे। हमारे मुल्क के खूबसूरत और खुश जायका आमों से इनका मुकाबला न था। यूं लगता था जैसे ये भी किसी किस्म की सब्जी है। बाकी फल देखने में बेइंतहा खूबसूरत और हुजम में बड़े थे, यानी माल्टे हमारे यहाँ के माल्टों से ज्यादा सेहतमंद, और सेब भी बड़े बड़े और मुख्तलिफ रंगों के थे। केले भी मोटे और बड़े बड़े, और भी दुनिया जहान के फल थे। हमने जितना फल शेमों से कहा था कार्ट में डाला और आगे चल दिए। क्रिसमस करीब आ रहा था, इसलिए यहाँ हमने खूबसूरत सुनहरी लाल पीले कागजों से सजी टोकरियां भी देखी। उनमें फल इस तरीके से रखे जाते थे कि देखने में बहुत खूबसूरत लगते थे। ये टोकरियां लोग क्रिसमस पर फल से सजाकर दोस्तों, रिश्तेदारों को देते थे। वैसे भी किसी के यहाँ जाना होता तो इन नफीस टोकरियों में सजा सेहतमंद किस्म का फल बहुत खूबसूरत लगता है। रैक्स में हर किस्म के फल, अनानास, नारियल, अंगूर, खजूर, सभी किस्म के फल थे। एक बात कि सब साफ सुथरे, मोटे, ताजे और खुश रंग थे। यहाँ भी दो एक फल ऐसे देखे जो जाने किस मुल्क के थे, हमने पहले नहीं देखे थे। फल खरीदने के बाद एक चबूतरा किस्म के स्टॉल पर पहुंचे। यहाँ ड्राई फ्रूट, जिसमें काली किशमिश बहुत नुमाया थी। सुना है कि अमेरिकी ये काली किशमिश बड़ी रगबत से खाते हैं। इसके अलावा बादाम बहुत ही उम्दा किस्म के थे, साइज सबका एक जितना। बादाम की निकली हुई गिरियां भी वहां पड़ी थी। गिरी और पिस्ता वगैरह भी थे। मूंगफली भी खूब मोटी थी। यहाँ चिलगोजे नजर नहीं आए, वरना दुनिया का खुश्क मेवा यहाँ मौजूद था। हम ये स्टॉल देख ही रही थी कि अगली लाइन से शेमो हमें देखकर बोली, ड्राई फ्रूट मैंने ले लिया है। ठीक है, तो फिर इधर आ जाएं, दूसरी चीजें लेने चले जाते हैं। हम तो हर चीज देखने के शौक में इधर आए हैं। शेमो हंस पड़ी। हम दोनों आगे बढ़ गई। अब हम जिस लाइन में घुसी, उधर दोनों तरफ 5-6 फुट ऊंचे रैक्स थे, जिनके ऊपर करीने से दालें, चावल, आटा, घी, मिर्च, मसाले किस्म की चीजें पड़ी थी। घी कई किस्म के थे, गत्ते के डब्बों में पैक भी और टिन में भी। मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ अकसाम के घी और कुकिंग ऑयल थे। असली घी भी था, वो भी मुख्तलिफ साइज के डब्बों में था। इसी तरह चावल कई किस्म के और मुख्तलिफ किस्म के पैक में दस्तयाब थे। यही हाल दालों और मिर्च मसालों का था। आपने थोड़ी चीज लेनी है तो छोटा पैक उठा ले, ज्यादा तो बड़ा। इसी तरह बेशुमार किस्म की चाय के डब्बे भी वहां मौजूद थे। हर गत्ते और टीन के डब्बे पर जो कुछ उनमें था पूरी वजाहत से लिखा हुआ था। किस चीज में कितनी कैलोरीज, विटामिन कितने % है, घी गाय का दूध का है या किसी सब्जी से तैयार शुदा है, सब कुछ ऊपर लिखा होता है। और कमाल की बात कि जो कुछ लिखा होता है उसमें वही होता है। खाने पीने की चीजों में मिलावट का तो शायद अमेरिकी लोग सोच भी नहीं सकते। गर्जे के दोनों तरफ के रैक्स पर ऐसी चीजें खूबसूरत पैक में रखी हुई थी। बाज की कीमतों की चिट्ठे भी साथ लगी थी और बाज पर काली छोटी छोटी कंप्यूटर की जबान में लकीरें नजर आती थी। इस लाइन से गुड्डी और रुपया भाभी मतलूबा चीजें ले जा चुकी थी, इसलिए मैं और नसीमी महज तजस्सुस से रैक्स में रखी चीजें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसी दो और कतारों की चीजें देखते हुए हम सामने वाली दीवार की तरफ आ गई। सब्जी और फल के स्टॉल जहाँ खत्म हुए थे, वहां से हमने उस दीवार के साथ साथ बढ़ना शुरू किया। यहाँ बड़ी बड़ी शीशे की अलमारियां दीवारों के साथ लगी थी। ये एयर कंडीशन थी। साथ साथ खड़ी अलमारियां जिनके अगले हिस्से शोकेसों की तरह थे, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से भरे थे, जिसमें मक्खन, किसी में पनीर, मक्खन भी कई अकसाम के, चिकनाई से पाक, चिकनाई वाले, मुख्तलिफ पैकों में चौकोर टिक्कियों की सूरत, गोल टिक्कियों में, गत्ते की डब्बियों और एल्युमिनियम के कागजों में। बाज ग्रिल किए हुए मक्खन थे, बाज में काली मिर्च और नमक मिला हुआ था,
इतनी अकसाम थी कि देखते हुए भी खासा वक्त लगा। मक्खन टुकड़ियों में था या डब्बों में, सबके ऊपर उनकी अज्जाई तरकीब लिखी हुई थी। अगली अलमारी में पनीर था। पनीर अमरीकियों की पसंदीदा चीज है, इसलिए इसमें तो मक्खन से भी ज्यादा अकसाम थी। कई किस्म की पैकिंग के अलावा खुला पनीर भी था, जो महीन प्लास्टिक में लिपटा हुआ था। उसमें कटी हुई बारीक बंद गोभी और एक खास किस्म की सब्जी शामिल की गई थी। इसे आम तौर पर बर्गर में इस्तेमाल किया जाता है। एक और तरह का खुला पनीर भी वहां पड़ा था। यह पेशावर के पनीर से बहुत मुशाबा था। हमने मक्खन और दूसरे पनीर के साथ ये गोला बना पनीर भी काट काट में रख लिया। क्योंकि हम पेशावर में ये पनीर बहुत शौक से खाते रहे थे, इसलिए ये पनीर देखकर बहुत खुशी हुई। हम आगे बढ़ते हुए मुख्तलिफ फ्रीजरों और उन अलमारियों में रखी चीजें देख रहे थे। एक ऐसी ही शीशे के पट वाली अलमारी में आइसक्रीम नजर आई। ये भी छोटे पैक से लेकर बाल्टी तक में मौजूद थी। मुख्तलिफ जायकों की इतनी अकसाम की आइसक्रीम थी कि मुंतखब करना मुश्किल हो गया। लीटर के पैक भी थे, लेकिन शैमो ने कहा था कि बाल्टी वाली आइसक्रीमें उठाएं। ये आइसक्रीमें भी गाय के खालिस दूध से तैयार की हुई थी। बाज तो बादाम पिस्ते से भरी हुई थी। हर किस्म का फ्लेवर था। हमने अपनी अपनी पसंद से 5-5 लीटर वाली प्लास्टिक की खूबसूरत बाल्टियों में बंद आइसक्रीम उठा ली। अब हमारी ट्रालियां भी बढ़ती जा रही थी। आगे बेकरी के स्टॉल और इसी तरह की खुली लेकिन एयर कंडीशन अलमारियां थी। बेकरी की चीजों पर दर्द होता है कि ये चीजें किस किस मटेरियल से तैयार होती हैं। अमेरिका में अक्सर सूअर की चिकनाई से बिस्कुट, जिन्हें कोकेड कहा जाता है, तैयार होते हैं। ये पैकेट के ऊपर लिखा भी होता है। यहाँ कई किस्म के बिस्कुट, पेस्ट्रियाँ, पनीर, पैटीज वगैरह थे। केक भी हर तरह के मौजूद थे, लेकिन हमने कोई चीज न उठाई। ये शैमो ही लेगी, कहीं हम सूअर की चर्बी वाली चीजें ही ना ले लें, नसीमी ने कहा। वैसे तो सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कहा, लेकिन बेहतर है ये चीजें शैमो ही खरीदे। हम दोनों अपनी अपनी कार्ड धकेलती आगे बढ़ गई। दीवार खत्म हो गई थी, इसलिए हम वहां से बाएं हाथ वाली दीवार के साथ साथ चलने लगी। वहां छोटी छोटी दुकानों के किस्म के स्टॉल थे, जिन पर बंद, डबल रोटी, अंडे और कॉर्नफ्लेक्स, बीटा बक्स और इसी तरह के कई किस्म के सीरियल के डब्बे पड़े थे। हमने हर किस्म के सीरियल का एक एक डब्बा ट्राली में रख लिया। दूसरे स्टॉल पर अंडे थे, जो गत्ते के मखसूस डब्बों में अलग अलग खाने में रखे हुए थे। ऐसे डब्बों में अब पाकिस्तान में भी अंडे मिल जाते हैं। अमेरिका में अंडे गुड नहीं मिलते, यानी कोई छोटा कोई बड़ा, बल्कि वहां अंडे देने से पहले सेल गर्ल पूछती है कि अंडे किस साइज में चाहिए, यानी स्मॉल, मीडियम या लार्ज। उनकी कीमतें भी साइज के हिसाब से होती हैं। ये चीजें खरीदते हुए हम आगे बढ़े। सामने वाली कतार के रैक्स पर हर किस्म के मुरब्बे, जैम, अचार और केचप की बोतलें भरी हुई थी। हम कुछ उठाने ही वाले थे कि रुकैया ने दूसरी लेन से आवाज दी, ये सब हमने खरीद लिया है। हम आगे बढ़ गए तो शैमो अपनी कार्ट में दूध की बड़ी बड़ी बोतलें, ऑरेंज जूस के डब्बे और बड़े साइज की बोतलें रखे जा रही थी। पता नहीं कितनी किस्म के जूस थे। ये सब जूस बिल्कुल खालिस होते हैं, जैसे ताज़ा फल का जूस बनता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। वहाँ खुश्क जूस के पैकेट भी आम मिलते हैं, जिन्हें जब जूस पीना हो चम्मच भर गिलास में डालकर पी लें। अब और आगे बढ़े तो शीशे के बड़े बड़े एयर कंडीशन शोकेसों में गोश्त पड़ा था। सूअर का गोश्त अमरीकियों को मरगूब है, इसलिए शोकेस में सूअर के मुख्तलिफ हिस्सों का गोश्त पड़ा था। हम मुंह बनाए हुए आगे बढ़े, क्योंकि बहसीयत मुस्लिम इस हराम शय को देखकर ही जी मुतलाने लगा। अगले शोकेस में बीफ था। मुख्तलिफ जगह के मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ कीमतों की चिट्ठों के साथ पड़े थे। अमेरिका में बीफ बहुत महंगा, मटन बहुत कम खाया जाता है। आम ग्रोसरी स्टोर पर मटन रखा ही नहीं जाता, लेकिन यहाँ पड़ा था। उसके भी मुख्तलिफ टुकड़े, रान, दस्ती, चाँप, गर्दन, सीना वगैरह अलग अलग। अमेरिका में मुसलमान और यहूदी ज़बीहा गोश्त खाते हैं। यहूदी उसे कोशर कहते हैं। एक शोकेस में कोशर भी था। एक शोकेस में गाय के पाए, ज़बान और सिरी का कटा हुआ गोश्त भी पड़ा था। इसी तरह एक और शोकेस में बकरे के पाए, सिरी का गोश्त और ज़बानें, इसके अलावा गाय और बकरे के मगज भी पड़े थे। शैमो ने मना किया था कि गोश्त यहाँ से नहीं खरीदना। वो गोश्त एक मुस्लिम दुकानदार से खरीदा करती थी। लाहौर का रहने वाला ये मुसलमान हलाल गोश्त देता था,
बहुत से मुसलमान इससे ही गोश्त लेते थे। इस आदमी का छोटा सा स्टोर भी था जिस पर पाकिस्तानी मसाला जात और दीगर चीजें मिलती थी। उसने कैटरिंग भी शुरू कर रखी थी। साइमा की मेहंदी के खाने का ऑर्डर भी शैमो ने उसे ही दिया था। गोश्त के शो केसों को देखते हुए हम आगे बढ़ गए। आगे मछली का स्टॉल था जहाँ कई किस्म की मछली थी, दरियाई भी समुद्री भी। इसके अलावा छोटा सा हौज भी साथ ही बना था जिसमें जिंदा सी फूड था। श्रम्प, क्रैब वगैरह इसमें तैर रहे थे। ये लंबी लंबी टांगों वाले कीड़े मकोड़े देखकर दिल खराब होने लगा, लेकिन होटल में एक दफा श्रम्प खाई बेहद मजेदार चीज थी। शैमो ने मछली खुद ही खरीदी। सब कार्ट्स भर चुकी थी। तकरीबन सारा सौदा खरीदा जा चुका था, इसलिए हम काउंटर्स की तरफ आगे पीछे बढ़ने लगे। हर काउंटर के करीब स्टैंड वाली स्टील की टोकरियों में चॉकलेट्स, टॉफियां, आलू के चिप्स वगैरह पड़े थे। और भी खाने पीने की बहुत सी चीजें थी। उनके सामने अलमारियों में बंद बोतलों में सिरके के अचार, चटनियां भी थी। यानी अगर ये चीजें स्टोर से लेना भूल गई हो तो यहाँ से खरीद लीजिए। शैमो से बहुत से किट कैट के पैकेट, टॉफियों के थैले और चॉकलेट्स अपनी कार्ट में डाल ली। अब कोक के टिनों के डब्बे बाकी थे। शैमो ने एक खाली कार्ट में कई दर्जन कोक, पेप्सी और सेवन अप रख लिया। यहाँ चूंकि खरीदारी के लिए बेशुमार लोग आए थे, इसलिए इस तरफ एक ही कतार में कोई 8 काउंटर थे जिन पर बैठी लड़कियां खरीदारों का सामान और कीमतें चेक करके बिल बना रही थी। काउंटरों पर लेजर मशीनें लगी हुई थी। एक लड़की कार्ट में से चीजें उठाती, लकीरों वाले हिस्से को उस पर से गुजारती, हल्की सी टू की आवाज आती जिसका मतलब ये होता कि कंप्यूटर ने चीज की कीमत नोट कर ली। ये कीमत वो खुद ही कैलकुलेटर को दे देता है जो बिल में जमा करता जाता है। अब हमें यहाँ कुछ देर इंतजार करना था क्योंकि 5 ट्रालियां तो हमारी ही थी और हमारे आने से पहले सारे काउंटरों पर लोग ट्राली लिए खड़े थे। वो काम मिनटों में निपटाया जा रहा था, लेकिन फिर भी हमें कुछ देर तो इंतजार करना ही था। हमने ट्रालियां आगे पीछे करके शैमो के हवाले की और खुद उन काउंटरों के पीछे वाली दुकानों की तरफ देखने लगे। ये दुकानें खाने पीने की चीजों की थी। दोनों दुकानों पर खासा रश था। कोई बर्गर खरीद रहा था, कोई कॉफी, किसी ने पिज़्ज़े के लिए कहा था, कोई कोकेटर मांग रहा था और कोई चिप्स ले रहा था। यहाँ रोस्ट गोश्त और चिकन भी था, चीज बर्गर भी थे, बिस्कुट और टॉफियां भी थी। स्टोर में ऐसी दुकानों को डेली कहा जाता है। खरीदारी करते वक्त किसी को भूख लगे तो यहाँ आकर कुछ न कुछ खा लेता है। यहाँ डब्बों में बंद मुकम्मल लंच भी दस्तयाब होता है। गत्ते की ट्रे में खाने बने होते हैं जिनमें चिकन रोस्ट पीस या गोश्त का फ्राई चकोर टुकड़ा पड़ा होता है। दूसरे खाने में आलू उबाल कर उनका गुद्दा बनाया जाता है। काली मिर्च और नमक मिलाकर ये गुद्दा बड़ा लजीज होता है। तीसरे खाने में मकई के उबले हुए दाने हैं और एक खाने में चटनी। ये ट्रे बहुत बड़ी नहीं होती। इसके ऊपर बाज़ औक़ात ढकना भी होता है जिस पर अंदर रखी चीज़ों की तस्वीरें बनी होती हैं। आप ढकना खोले बगैर ट्रे उठा लें। हर चीज़ आपको मेयारी और देसी ही और वैसी ही मिलेगी जैसी तस्वीर में है। अमेरिका में खाने पीने के मामले में तो किसी चीज़ में गड़बड़ हो ही नहीं सकती। हर काम साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। फूड प्रोसेसिंग में अमेरिका की इंडस्ट्री बहुत टॉप पर है। यहाँ नंबर 2 किस्म का माल रखने का कोई तसव्वुर ही नहीं, क्योंकि लोग जानते हैं कि ज़रा सा भी नुक्स होने पर दुकानदार को सू किया जा सकता है, यानी उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। ट्रे वाले और भी कई किस्म के लंच यहाँ दस्तयाब हैं। किसी में कीमे के कबाब, बंद सलाद और चटनी है। किसी में पनीर के पिज़्ज़े के साथ रोस्ट गोश्त के चकोर या गोल टुकड़े हैं। किसी में पकी हुई चाँप के साथ चिप्स और डिप की डबिया है। गर्जे के अनवाओ अक़साम के खाने मौजूद हैं। जो आप चाहें तो वहीं ओवन में गर्म करा के खा लें, चाहें तो घर जाकर फ्रीज़र में रख दें और जब ज़रूरत हो तो गर्म करके खा लें। ऐसे खाने स्टूडेंट्स और नौकरी पेशा अफराद के लिए बड़े अच्छे और पुरसहूलत हैं। ये तो बहुत ही बड़ा स्टोर था। अमेरिका में छोटे स्टोर पर भी इस तरह के होते हैं। 3 तरफ दीवारों के साथ शीशे की अलमारियां, फ्रीजर, शोकेस और दरमियानी हाल में 5-6 फुट ऊंचे रैक्स की कतारें जहां से हर चीज मिल जाती है। आजकल पाकिस्तान में भी इस तरह के स्टोर बन रहे हैं। पहले लाहौर में पेश था,
अब लाहौर डिफेंस में टेस मार्ट है, एच क्रीम बख्श है, लिबर्टी में अल फतह भी है, कराची में भी यकीनन ऐसे स्टोर्स बने हैं और बन रहे हैं। लेकिन अमेरिका का छोटे से छोटा स्टोर भी पेस या टेस मार्ट से कहीं बड़ा होता है। पार्किंग की जगह भी बहुत वसी होती है और वहां कोई गाड़ियां उलट पुलट खड़ी भी नहीं कर सकता। अमेरिका के बड़े और नामी स्टोरों की तो बात ही और है। तरतीब तरीका सब का यही है जो मैंने बयान किया है। ऐसे स्टोरों की शाखें पूरे अमेरिका में फैली हुई हैं। ग्रोसरी के इन स्टोरों में जहां ताज़ा चीज़ें मिलती हैं, वहां टिन फ्रूट और टिन की सब्जियां भी आम हैं। खुश्क कीमा और खुश्क मछली भी बंद डब्बों में मिलती है। फ्रोज़न मुर्गियां भी जितनी चाहे मिल जाती हैं। इनके अलावा कई किस्म के तैयार सलाद भी दस्तयाब होते हैं। हमने ये सलाद वहीं खरीद कर खाए, लेकिन घर लेकर नहीं आए। शेमो ने चीज़ें चेक करवाई, बिल लिया और अपने बैंक कार्ड के जरिए अदा किया। आम तौर पर अमेरिका में खरीदारी कार्ड पर होती है। वैसे स्टोरों के बाहर मिनी मशीनें भी नस्ब होती हैं। कैश की ज़रूरत हो तो कार्ड डालकर मतलूबा कैश दिया जा सकता है। घर आकर सब ने मिलकर सौदा सलफ संभाला। शेमो के 2 बड़े फ्रीजर गैराज में भी पड़े थे। इनमें से एक को तो गोश्त, मुर्गी, कीमे वगैरह के लिए खाली रखा गया, बाकी फ्रीजर और फ्रिज चीज़ों से भर गए। शेमो, ये सारा सौदा कितने का आया है? रुकैया ने पूछा। शेमो हंसकर बोली, क्यों, पैसे देने हैं? नहीं तो वैसे ही पूछ रही हूँ। इतना ज्यादा सामान, इतनी ज्यादा चीजें, और आई हैं कुल 1500 में। इनमें गोश्त के पैसे भी शामिल हैं और मुर्गियों के भी, जिनका ऑर्डर मैंने दे दिया हुआ है, कल लाएंगे। कुल 1500? नसीमी ने हैरानगी से कहा। यहाँ खाना पीना काफी सस्ता है, शेमो बोली। वाकई? नसीमी बोली। इन पैसों में 2 बकरे, 20 मुर्गियां भी शामिल हैं। गाय के 4 बड़े साइज के पाए और बकरे के 12 मगज भी, शेमो ने कहा। बहुत सस्ता है अमेरिका खुराक के लिहाज से। मैं इन दोनों की बातें सुन रही थी और $1500 को 45 से ज़रब देकर सोच रही थी कि ये सौदा हमारे यहाँ के 60-70 हज़ार का बनता है। फिर भी कहा जा रहा है कि सस्ता है। मैंने यही बात सबसे कही तो शेमो बोली, आपा, हम यहाँ $1 को ₹1 ही गिनते हैं। यहाँ लोग डॉलरों में तनख्वाह लेते और डॉलरों ही में खर्च करते हैं। इसमें कतन कोई चीज़ महंगी नहीं लगती। अब देखें ही ना, कोक का टिन यहाँ $1 का है और वहाँ 9-10 रुपए में मिलता होगा। लेकिन $1 का मतलब 45 रुपए है शेमो। वो आप लोगों के लिए है, लेकिन है तो आपा, यहाँ लोगों की आमदनी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। दूसरा, डॉलर में कमाते और डॉलर ही में खर्च करते हैं। खाना पीना अमेरिका में खालिस और सस्ता है। मैं चुप हो गई। बात ठीक ही होगी, लेकिन मुझे $1500 में ये सारा सौदा फिर भी सस्ता ना लगा। खैर, आज हमने न्यू जर्सी की काफ़ी सड़कें मापी थी, शाहराह पर से भी गुजरे थे और बहुत बड़े ग्रोसरी स्टोर का तफसीली जायजा भी लिया था। दूसरे दिन लाहौर के मुस्लिम आदमी के स्टोर पर गोश्त, कीमा और मुर्गियाँ खरीदने भी गए। वहाँ लाहौरी तिक्के कबाब भी मिलते थे और नान भी। हमने उसके स्टोर के छोटे से रेस्टोरेंट वाले हिस्से में खाना खाया। यूँ लगा लाहौर के किसी तिक्के कबाब की शॉप में बैठे हैं। दुकानदार ने अपने शहर लाहौर के रहने वालों की खुशदिली से खातिर मदारत की। वो तो खाने के पैसे भी नहीं ले रहा था जो शेमो ने जबरदस्ती दिए। उसका छोटा भाई भी खातिर तवाज़ो में पेश था। वही तिक्कों और कबाबों की सीखें लगा रहा था और पेश कर रहा था। दियारे गैर में जाकर पराए भी अपने हो जाते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त लगी। हम सब उस शख्स की मुरब्बत से बड़े मरूब हुए। कुछ देर उससे बातें भी की। इसे अमेरिका आए 5वां साल था। एक बार भी पाकिस्तान न जा सका था, इसलिए लाहौर की बाबत हमसे कई बातें यूं पूछ रहा था जैसे पूरे शहर में ही उसके रिश्तेदार बसते हैं। उसके लहजे और बातों में खलूस था। वो अपने शहर से उदास भी हो रहा था। इस बात को महसूस करते हुए शेमो हंसकर बोली, भट्ट साहब, आप लाहौर से इतने ही उदास हो रहे हैं तो पाकिस्तान का चक्कर क्यों नहीं लगा आते? अब तो माशाल्लाह आपका स्टोर भी खूब सेट है और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टर साहब, वो बोला, आपकी बात बजा, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरी बीवी वहां जाने की ख्वाहिशमंद है और ये भाई भी उदास है। अब बताएं 3 बंदे कैसे जाएं? अभी तो मुश्किल पैरों पर खड़े हुए हैं। कुछ देर हम इस लाहौरी बट से बातें करते रहे। वतन की कशिश उनके दिलों में थी। अमेरिका का सफर वसीला जफर जरूर था,
लेकिन अपने वतन की मिट्टी से प्यार उन्हें अब भी था, जो शेमो के दिल में कतई नहीं था। इसीलिए वो इसकी बातों पर तमस्खुराना हंसी हंस रही थी। डॉक्टर साहब, आपके अजीजो अकारब भाई बहन आपको आकर मिल जाते हैं, इसलिए आपको पाकिस्तान की याद नहीं सताती। शेमो हंसकर बोली, डॉक्टर साहब ऐसी बात भी नहीं, मैं 26 सालों में 4 बार पाकिस्तान जा चुकी हूँ। शेमो, डॉक्टर साहब ठीक कहते हैं, हर साल तुम्हारे पास कोई ना कोई जरूर आता है, इसलिए तुम्हें ये दूरी ज्यादा महसूस नहीं होती। फिर फोन के सिलसिले भी तुमसे जुड़े हुए हैं, हर बात तुम तक पहुंच जाती है। हाँ ये तो है। गोश्त, कीमा और मुर्गियां लेकर हम वापस निकले। रास्ते में 7-Eleven पर रुके। शेमो ने सबको आइसक्रीम खिलाई। 7-Eleven छोटे छोटे स्टोर हैं जिनमें आम जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। इनकी हजारों शाखें पूरे अमेरिका में फैली हुई हैं। वापस आकर सौदा संभालने के बाद भाभी ने बड़ी मजेदार चाय बनाई। आमना और आसिफ भी आ गए थे। सादिया और आतिफ दोनों न्यूयॉर्क घूमने फिरने गए हुए थे। खालिद भी किसी काम से बाहर गया हुआ था। उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, इसलिए शेमो की गाड़ी ले गया हुआ था। अमेरिका में लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। बाहर से आए वही लोग गाड़ी चला सकते हैं जिनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस हो। वहाँ तकरीबन हर बालिग बंदे के पास गाड़ी होती है। वहाँ गाड़ियों की बहुतात है। लाइसेंस लेने से पहले ट्रैफिक के रूल्स और कवानीन के मुताबिक एक किताबचा लाइसेंस लेने के ख्वाहिशमंद को दिया जाता है, जिसे वो अच्छी तरह पढ़ता और कवायद ज़वाबित के मुताबिक इल्म हासिल करता है। उसके बाद इसका रोड टेस्ट लिया जाता है। वो अगर टेस्ट पास कर ले तो लाइसेंस मिलता है, वरना उसे फिर टेस्ट की तैयारी करना पड़ती है। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि घर बैठे लाइसेंस बन जाता है या बिना लाइसेंस ही नौजवान गाड़ियाँ उड़ाई फिरते हैं। अमेरिका में 18 साल की उम्र से पहले गाड़ी चलाना ममनू है, ना ही लाइसेंस मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में 14-14, 15-15 वर्ष के मालदार लोगों के बच्चों को मैंने गाड़ियां चलाते खुद देखा है। जाने उनके वालिदैन को भी जिम्मेदारी का एहसास क्यों नहीं होता। ऐसे बच्चे अक्सर हादसे भी कर बैठते हैं, लेकिन वो इस बात पर शेर होते हैं कि इन्हें किसी सजा से उनके वालिदैन अपने असर और रसूख की वजह से बचा लेंगे। जबकि अमेरिका में ऐसी बात ना कोई बच्चा ना ही इसके वालिदैन सोच सकते हैं। वहाँ कानून की खिलाफ वर्जी पर बड़े से बड़े लोगों के बच्चों को भी वैसे ही सजा मिलती है जैसे आम लोगों के बच्चों को। अमीर गरीब बा असर और रसूख इस्तेमाल करने का आम तौर पर तस्वर ही नहीं। हाँ, तो हम सब लिविंग रूम में बैठकर गर्मा गर्म चाय पीते हुए बातें करने लगे। रात थोड़ी बर्फ पड़ी थी। सड़कें तो साफ फौरन ही कर दी जाती हैं। हाँ, किसी लॉन या टेरेस के ऊपर बर्फ की तहें जमी हुई थी। शेमो के बारबेक्यू वाले टेरेस पर भी बर्फ नजर आ रही थी। कुछ पिघल चुकी थी, कुछ बाकी थी। घर चूंकि गर्म था, इसलिए बाहर की बर्फानी हवा का कोई असर नहीं था। चाय मजेदार थी। रात बर्फ गर्म गिरी, हमें पता ही न चला। चाय का घूंट लेते हुए मैंने कहा, पता चला कर क्या करना था आपा? शेमो हंसकर बोली, गिरती बर्फ का नजारा करते। मैं बोली, अभी बड़े दिनों बर्फ गिरेगी। उसने कहा, लेकिन इस दफा लगता है बर्फ ज्यादा नहीं पड़ेगी। पिछले साल इन दिनों मेरे पिछले टेरेस पर बर्फ 4 फुट तक आ गई थी और ड्राइव वे तो रोजाना ही साफ करवाना पड़ता था। किससे साफ करवाते हैं? रुकैया बोली, आदमी बुलाकर पैसे देकर। वैसे जब आसिफ यहाँ रहता था तो वो रोज सुबह खुद बेलचा लेकर बर्फ साफ कर दिया करता था। आसिफ और आमना अब अलग किराए के घर में रह रहे थे। यहाँ सिर्फ शेमो और साइमा ही थी। बातें हो रही थी कि हम में से किसी ने कहा, शेमो कल क्रिसमस है। हाँ, सुना है अमेरिकी ईसाई क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मजहबी त्यौहार सब लोग धूमधाम से ही मनाते हैं, जैसे ईद बकरीद मुसलमान जोशो खरोश से मनाते हैं। जब से हम अमेरिका गए थे, अमेरिकी क्रिसमस की खरीदारी में लगे हुए थे। इस मौका पर आम तौर पर वो अपने और अपने बच्चों के लिए नए मलबूसात खरीदते। कोशिश करते हैं कि जिस स्टोर पर भी सेल लगी है वहां से खरीदारी की जाए। क्योंकि ये त्यौहार उन्होंने शानदार तरीके से मनाना होता है, इसलिए वो परवाह नहीं करते। उन्हें इल्म होता है कि क्रिसमस के फौरन ही बाद ग्रैंड क्लियरेंस सेल लगती है और चीजें आधी कीमत से भी कम दस्तयाब हो सकती हैं। अमेरिकी क्रिसमस पर अपने घरों को भी खूब सजाते हैं। बरकी कुमकुमों से घर के सामने अगर कोई पौधा है या दरख्त, उसे जगमग कर देते हैं। ये रंग बिरंगी रोशनियां बहुत बड़ी लगती हैं।
घरों के अंदर ये लोग क्रिसमस ट्री भी बनाते हैं। इसे भी रंगारंग फूल, पत्तियों और रंग बिरंगी कुमकुमों से सजाया जाता है। उस दरख्त के नीचे वालिदैन बच्चों के लिए गिफ्ट लाकर छुपा देते हैं। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो वो दरख्त के नीचे रखे गिफ्ट तलाश करके हासिल करते हैं। इन्हें बताया जाता है कि ये गिफ्ट इन्हें सांता क्लॉज़ ने दिए हैं। सांता क्लॉज़ एक रवायती शख्सियत है जो बच्चों को तोहफे देकर मोहब्बतें बांटता है। ये एक सफ़ेद बड़ी बड़ी मूंछों और सफ़ेद फैली हुई दाढ़ी वाला, लाल लकीरदार कपड़े और लाल टोपी पहने कुर्सी पर विराजमान होता है। स्टोरों पर भी क्रिसमस ट्री के साथ ही कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है। कहीं किसी मर्द ने ये रूप धारा होता है, कहीं इस शक्ल सूरत का बुत बना होता है। सांता क्लॉज़ मोहब्बत और मेहरबानी की अलामत है। बच्चों को गिफ्ट भी इसी के नाम से मंसूब करके दिए जाते हैं। इसलिए अमरीकी ईसाई बच्चे इस रवायती शख्सियत से बहुत मरऊब होते हैं और उससे प्यार करते हैं। हमारे इसरार पर रात शमीम हमें घुमाने फिराने ले गई। हम जिस तरफ भी गए, घरों के सामने दरख्त और पौधे रंगीन कुमकुमों और सुनहरी नीले पीले कागजों से सजे हुए पाए। हैसियत के मुताबिक हर एक ने घर का बैरूनी हिस्सा सजाया हुआ था। हम चंद स्टोरों में भी गए जहां बड़े बड़े क्रिसमस ट्रीज के साथ बड़े से साइज का सांता क्लॉज़ साहब कुर्सी पर बैठे हुए थे। किसी स्टोर पर आम आदमी सांता क्लॉज़ का रूप धारे बैठा था। इस रात हम काफी लेट वापस आए। खाना भी बाहर एक माल के रेस्टोरेंट में खाया। 25 दिसंबर को क्रिसमस गुजरा और अब 27 को साइमा की मेहंदी की तकरीब थी। सब जोशो खरोश से मेहंदी की तैयारी में लग गए। पाकिस्तान से आने वालों के अलावा शेमो ने तकरीबन 70-80 लोग यहाँ से मेहंदी पर मदऊ किए हुए थे। शेमो की सहेलियाँ, डॉक्टर्स जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से था, साइमा की 2-4 अमेरिकन दोस्त लड़कियाँ, न्यू जर्सी में मुकीम कुछ दूर पार के अजीज, सबको शमूलियत का दावतनामा भेजा था। ये तकरीब घर पे ही मुनक़द होना थी। कैटरिंग लाहौरी भट्ट साहब की जिम्मा थी। शेमो के कुछ हिंदू डॉक्टर्स भी आ रही थी, इसलिए उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की भुजिया, ऐसा खाना बनवाने का ऑर्डर दिया था जो गोश्त के बगैर। धूम धड़का तो कई रातों से ही हो रहा था, लेकिन मेहंदी की तकरीब के लिए लड़के लड़कियां खास तौर पर भंगड़ों और डांस की तैयारियां कर रही थी। लड़कियां तो 2-3 ही थी। ये नई ब्याही हुमैरा, बुशरा, साइमा, नसीम, आमना ज्यादा जोशो खरोश दिखा रही थी। आतिफ, खालिद, नसीम वगैरह भी धूम धड़के की तैयारी कर रहे थे। मेहंदी की रस्म खालिश पाकिस्तानी तरीके से मनाई जाना थी, इसलिए एक दिन पहले ही बाजार से रंगीन और सुनहरी कागज, गोटे की लड़ियां, मोमबत्तियां वगैरह आमना, नसीमी और गुड्डी खरीद लाई थी। खालिद ने शेमो के घर का फ्रंट और जितने पौधे दरख्त थे बिजली के रंग बिरंगे कुमकुमों से सजा दिए थे। कौन मेहंदी पाकिस्तान ही से लाई हुई थी। सारा दिन सब मिलजुल कर घर को अंदर से भी सजाते रहे। वो कुर्सी जिस पर साइमा को बिठाना था, आमना ने बड़ी नफासत से सजाई। जहां इस कुर्सी को रखना था, उसके पीछे की लिविंग रूम की दीवार पर भी गोटे के फूलों की लड़ियां और सुनहरी कटे हुए कागज टेप से चिपकाकर खूबसूरती से सजाया गया। उस दिन हर कोई मसरूफ था और खुशी खुशी काम कर रहा था। मर्दों के लिए ड्राइंग रूम में बैठने का इंतजाम किया गया और औरतों के लिए लिविंग रूम में जगह बनाई गई। हर कमरे का सोफा, कुर्सी और कुशन यहाँ रख दिए गए। खाने का बंदोबस्त किचन हॉल में था। शेमो सबको इतनी मोहब्बत और चाहत से तैयारियां करते हुए देखकर बहुत खुश हो रही थी। शायद उसे अपनों की अपनाइयत का मुद्दतों बाद आज एहसास हो रहा। परवीन भाभी ने साइमा की मेहंदी का खास जोड़ा पिंडी से बनवाकर अपनी बहू और बेटे के हाथ भेजा था। सब्ज और पीले रंग के जोड़े पर गोटे का खूबसूरत और दीदा जेब काम किया हुआ था। मेहंदी भी सादिया लाई थी। ये कौन मेहंदी थी। अब थालों को सजाने के लिए ये मेहंदी काम ना आ सकती और थाल सजाने रस्म के लिए जरूरी थे। उनके लिए मोमबत्तियां, सुनहरी नीले और पीले कागज, गोटे की पन्नियां, सब कुछ आ चुकी थी। शायद किसी पाकिस्तानी या इंडियन स्टोर से सूखी मेहंदी भी मिल जाती, लेकिन उस वक्त लेने कौन जाता। घंटों की ड्राइव पर तो ऐसे स्टोर थे। खैर, रुकैया भाभी के जहन में एक तरकीब आई। वो जल्दी से किचन में गई, जल्दी से आटा गूंदा, उसके 2 पेड़े बनाकर 2 थालों में फैला दिए। फिर एक मेहंदी की बड़ी कोन खोली और मेहंदी आटे पर इस तरह बिछा दी कि लगता था दोनों थाल मेहंदी से भरे हुए। सब रुकैया की इस होशियारी पर बहुत खुश हुए। अब थालों को गोटे की कतरनों, कागजों की झालरों, पन्नियों और मोमबत्तियों से सजा लिया गया। चलिए, मेहंदी तैयार। हाथों पे मेहंदी तो सबने कोन ही से लगाना थी। रस्म के लिए थाल तैयार हो गए।
वक्त पर मेहमान आना शुरू हो गए। सब ने पाकिस्तानी झिलमिल करते लिबास पहने थे। हिंदू डॉक्टर्स कीमती साड़ियां जेबतन किए थी। चंद अमेरिकी औरतें जिनमें शेमो की दोस्त मिसेस ड्रेजेला और उसकी बेटी एंट भी शामिल थी, कीमती लॉन्ग ड्रेस पहने थी। वैसे ही अमेरिकन औरतें पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ड्रेसेस में मलबूस औरतों को बड़े शौक और तजस्सुस से देख रही थी। शमीम ने भी परवीन भाभी का भेजा हुआ जोड़ा पहना था। वो तो कभी कभार शलवार कमीज पहन लेती है, लेकिन साइमा के लिए गोटे किनारी वाले कपड़े पहनने का नया तजर्बा था। बचपन में रुकैया भाभी उसके लिए ईद बकरीद पर गोटे वाले कपड़े बनाया करती थी, लेकिन अब उसने शायद बरसों से शलवार कमीज नहीं पहनी थी, ना ही दुपट्टा ओढ़ा था। खैर, उसने कपड़े पहने। आमना ने उसे दुपट्टा उड़ाया जिसे वो संभाल ना पा रही थी। साइमा की एक बचपन की अमेरिकन दोस्त सैंडी ने भी आमना का एक जोड़ा पहना। पीला जोड़ा और दुपट्टा ओढ़कर वो पाकिस्तानी लड़की दिखाई देने लगी। वो खुशी से फुल्ली न समा रही थी। हर एक को अपना लिबास दिखाती फिरती, पूछ रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी, सब तकरीबन यही कह रहे थे। साइमा को सब सुहागने और आसिफ आतिफ सब्ज कामदानी दुपट्टे को तान कर उसके नीचे लेकर आए। ये दुपट्टा हुमैरा का था। उसे कुर्सी पर बिठा दिया गया। जिस तरह उसे समझाया गया था उसने उसी तरह से किया। खालिस पाकिस्तानी लड़की की तरह सर झुकाए दुपट्टा ओढ़े बैठी रही। टेप ऑन कर दिया गया। जोरदार धुनों में पंजाबी भंगड़े और डांस के गाने बजने लगे। साइमा के सर में 7 सुहागनों ने तेल लगाया। फिर उसके हाथ पर मेहंदी लगाई गई, जो उसने हथेली के बजाय डॉलर के नोट पर लगवाई। उसका सदका शेमो ने और फिर हम सब ने उतारा। गाना बजाना और डांस भी होता रहा। खूब गहमा गहमी थी। शेमो ने मिसेस ड्रेजेला और एंट को भी डांस के लिए उठाया। सैंडी भी मैदान में आई। वो सब हमारे लोगों को देख देख कर इसी तरह एक्शन करने की कोशिश कर रही थी। मेहमान खूब महजूज हो रहे थे। इसके बाद हमारे मर्द भी अंदर आ गए। खालिद, आतिफ, आसिफ, फरहान और नसीब सभी ने भंगड़ा डाला। फिर अपनी अपनी बीवियों के साथ डांस किया। खालिद की बीवी फौत हो चुकी थी। इसने शेमो को मैदान में खींचा। फिर दोनों बहन भाई इतना नाचे कि बेदम होकर बैठ गए। सब ने खूब तालियां बजाई। कपल डांस भी सब ने बहुत पसंद किया। शेमो का घर और धूम धड़का लग रहा था, किसी पाकिस्तानी घर का मंजर हो। सब ने बहुत ही एंजॉय किया। कई मेहमानों ने भी कोन मेहंदी से हाथों पर फूल बनाए। मिसेस ड्रेजेला ने भी हथेली पर गोल सा टीका लगवाया और साथ साथ इस रवायत के मुताबिक पूछती भी जा रही थी। खूब गहमा गहमी रही। शेमो को खूब मुबारकबादें मिली। खाने का वक्त हो रहा था, इसलिए शेमो ने मुझे कहा कि मेहमानों को खाने के लिए बुलाऊं। मैंने सबको खाने के लिए बुलाया। हल्ला गुल्ला करने वाले तो अभी तैयार ना थे। अपने यहाँ तो खाने को रात के 12 बज जाते थे, लेकिन यहाँ बात और थी। मेहमानों ने वापस जाना था। हल्ला गुल्ला सारी रात करते रहना, अभी खाना खा लो, मेहमानों ने वापस जाना है। शेमो ने भंगड़ा, गिद्दा और डांस करने वालों से कहा, फिर डेक बंद कर दिया। खाना मेजों पर गत्ते पर एल्युमिनियम चढ़ी हुई बड़ी बड़ी ट्रे और थालों में चुना गया। हिंदुओं के लिए साग, भाजी, हलवा पूरी, चने वगैरह अलग मेजों पर थे। भट्ट साहब ने लाहौर के खाने की याद दिला दी। पुलाव, कोरमा, चिकन रोस्ट, कबाब, टिक्के, गोश्त के रोस्ट पीस, अचार, चटनियाँ, सलाद और गरम गरम नान। बहुत अच्छा खाना बना हुआ था। स्वीट डिशेस भी पाकिस्तानी थी, जिनमें खीर, गजरेला और हलवा कद्दू की खीर बहुत ही अच्छे जायके के थे। कोक के टिन बेहिसाब थे। मेहमानों ने रस्म की तरह खाना भी एंजॉय किया। डिस्पोजेबल बर्तनों में खाना दिया गया, इसलिए मेहमानों के जाने के आधे घंटे बाद किचन हॉल में ना कोई बर्तन था, ना ही खाने का कोई निशान। सब कुछ समेट कर कूड़े के बड़े डब्बों में डालकर हॉल साफ कर दिया गया। ये काम कैटरिंग वाले भट्ट साहब और उनके साथियों ने किया था। भट्ट साहब से एक लतीफ़ा याद आ गया जी। लिविंग रूम में हल्ला गुल्ला, डांस, गाने जोरों पर थे, तो बाहर के दरवाजे की बेल हुई। शोर शराबे में तो किसे सुनाई देती। मैं इत्तेफाक ही से उस वक्त ऊपर से नीचे सीढ़ियां तय करती आ रही थी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान मर्द खड़ा था। वहाँ रोशनी इतनी ज़्यादा ना थी, मुझे वो अपना एक अजीज़ लगा। उसने सलाम किया तो मैंने जवाबन वालेकुम कहते हुए शफकत से उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछा, इतनी देर से आए हो? जी,
वो शायद मेरी थपकी से कुछ परेशान हो गया था। गाड़ी कहाँ है और अस्मा? उसने गैरेज वाले हाथ पर खड़ी गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए हैरानगी से मुझे देखते हुए कुछ कहना चाहा, तो मैं हंसकर बोली, अस्मा को लेकर नहीं आए ना? चलो तुम तो अंदर आओ। वो मेरी शफकत भरी थपकी, बेतकल्लफी और अस्मा के नाम से परेशान होकर कुछ कहने ही को था कि शमीम आ गई। उसने शमीम को सलाम किया। आ गया खाना भट्ट साहब? वो बोली। जी डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी गैराज में लाता हूँ। ओह, अब मैं परेशान हो गई। तो ये अरसलान नहीं भट्ट साहब हैं। दोनों में इतनी मुशाबत। मैं खफीफ सी होकर पीछे हट गई। गुड्डी पता नहीं किस वक्त मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। उसने मुझे भट्ट साहब को प्यार से थपकी देते और बातें करते देख लिया था। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। शेमो को बताया, वो भी अपनी मखसूस कलकल करती हंसी को रोक न सकी। हंसकर बोली, आपा सिर्फ प्यार से थपकी ही दी थी या सर मुंह भी चूम लिया था? गुड्डी फिर हंस पड़ी और फिर ये लतीफ़ा सब घर वालों तक पहुंच गया। मैं खिफत मिटाने को बार बार कह रही थी, तो क्या हुआ, छोटा भाई ही है, बेटा ही है, अपना पाकिस्तानी है, बट है, प्यार से थपकी दे दी तो क्या हुआ? लेकिन सब इस लतीफ़े से हिस्स उठाकर हंसे जा रहे थे। अगली शाम शेमो की एक बहुत पुरानी दोस्त निज़हत ने बुलाया, जो पेशावर की रहने वाली थी। इसके मियाँ अशफाक साहब इंजीनियर थे। उन लोगों से मेरी बड़ी आपा नज़ीर के ससुराल से रिश्तेदारी भी थी। तकरीबन 28 साल से अमेरिका में रह रहे थे, लेकिन अपनी पेशावरी ज़बान का लबो लहजा नहीं भूले थे। उनकी बेटी डॉक्टर बन रही थी, बेटा इंजीनियर था। बेटी तो फिर पेशावरी ज़बान बोल लेती, लेकिन बेटा उर्दू या पेशावरी ज़बान नहीं बोल सकता था, सिर्फ चंद लफ्ज़ ही आते थे। लेकिन उसने वालिदैन से कह दिया था कि वो पश्तो स्पीकिंग लड़की से शादी करेगा। नुज़रत बताती थी कि गाड़ी में हर वक्त पश्तो की टेपें रखता है, एक लफ्ज़ नहीं समझता, लेकिन पश्तो गीतों का शैदाई है। वो हंस हंस कर हम सब से कहती, इसके लिए कोई प्यारी सी पठान लड़की ढूंढिएगा। वो बहुत खुश खल्क और हंसमुख औरत थी, मेरी तो फैन थी। शैमो ने मुझे कहा था कि मैं पाकिस्तान से ऐसे लोगों के लिए अपनी कुछ किताबें लेती हूँ। मैंने उसे अपनी 2 किताबें दी। वो तो खुशी से जैसे पागल ही हो गई, बार बार मेरे गले मिलती, मेरे हाथ चूमती और जाने कितने कितने बारी बरगम अल्फाज में मेरा शुक्रिया अदा करती रही। उसने दावत पर काफी पाकिस्तानी लोगों को मतबू किया हुआ था। साइमा की रस्म हिना का उसने भी बंदोबस्त किया हुआ था। पेशावर के रिवाज के मुताबिक बहुत करीबी अजीज ऐसा करते हैं। कई कई दिन मेहंदी की रस्म और दावतें ही चलती रही। उसने अमेरिका में रहते हुए पेशावर की याद ताज़ा कर दी। ढोलक बजी, डेक पर डांस के गाने लगे, लड़कियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। साइमा को फूलों से सजी कुर्सी पर बिठाकर कामदानी काम वाला दुपट्टा उड़ाया गया और उसके हाथ मेहंदी लगाई गई। वही $10 के नोट पर मेहंदी लगाई गई। बाद में ये नोट खैरात के पैसों में रख दिया गया। मिसेस अशफाक ने खाना भी इतना लजीज और ऐसा पुरतकल्लुफ बनाया हुआ था कि बस क्या कहूँ। सब चीजें उन्होंने खुद बनाई थी। पेशावरी पुलाव, मुर्ग मसाले, मुर्ग रोस्ट, चप्पल कबाब, सीख कबाब, फ्राइड मछली, बेक्ड मछली, कीमा गोश्त, सब्जियां, अल्लाह जाने इतनी बड़ी मेज कितनी चीजों से लदी हुई थी। और तो और मिट्टी की कनाली में दही भी घर में ही जमाया हुआ था और पेशावरी खास खमीरी रोटियां भी खुद ही बनाई हुई थी, जो बिल्कुल तंदूरी रोटियां लगती थी, लेकिन उन्होंने ओवन में पकाई थी। चटनियां, सलाद, कई किस्म के अचार और 2-3 तरह के उन्होंने हद ही कर दी थी। मीठे में भी 7-8 चीजें थी। यहाँ इतना कुछ दावत में रखा जाए तो इतना तरद्दुद नहीं होता, लेकिन वहां तो हर चीज घर में बनाना होती है। उनकी हिम्मत की सब दाद दे रहे थे। वैसे भी दोनों मियाँ बीवी बड़े मुखलिस और खुले दिल के हैं। पेशावर की मेहमान नवाजी उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। बहुत ही भले, मुखलिस और मिलनसार लोग थे। वो भी शैमों की तरह वहीं सेटल थे। बरसों बाद कभी कभार पाकिस्तान का चक्कर लगता था, लेकिन पाकिस्तान को भूले नहीं थे। वो बार बार हम लोगों से हाथ मिलाते, गले मिलते और कहते, पाकिस्तान की खुशबू एक अरसे बाद नसीब हुई। उनके शक्ल सूरत और ज़बान के लिहाज से अमरीकी बेटे को जब मालूम हुआ कि हमारा ताल्लुक पेशावर से है, तो वो बार बार इंग्लिश में कहता, आंटी मैं पेशावर में शादी करूंगा। पेशावर गए हो कभी? मैंने उससे पूछा। 1 दफा। कब? उसकी जगह उसकी अम्मी ने कहा, जब ये 2 साल का था वहां गया था, उसके बाद तो ये गया ही नहीं। फिर पेशावर से इतनी मोहब्बत? हाँ आंटी, आई लव पेशावर, आई लव पाकिस्तान।
मैंने उसे प्यार किया। मेरे लिए पठान लड़की का रिश्ता देखिएगा। खाली पठान या खूबसूरत पठान? वो हंसकर बोला, पश्तो स्पीकिंग ब्यूटीफुल पठान गर्ल। सब हंसने लगे। उनके घर से हम रात 1 बजे लौटे। वहां इतना लुत्फ आया, इतनी अपनाइयत पाई, इतना खलूस मिला कि वक्त का पता ही न चला। 29 दिसंबर को शाम 5 बजे साइमा का निकाह हुआ। दूल्हा चूंकि इस लॉस एंजलिस में था, इसलिए रात ही वहां से पहुंचा था। इसके रिश्ते में फूफी जो फ्लोरिडा में रहती थी साथ आई थी। माँ बाप 2 दिन पहले आ चुके थे। एक कजन और 2 दोस्त साथ थे। रात रिसेप्शन और रुखसती की तकरीब का एहतमाम स्टैनली हॉल में शमीम ने किया था। यह खूबसूरत और इंतहाई बड़ा हॉल शादी की तकरीबात के लिए ही था। आम लोग तो यहाँ खाने का एहतमाम न कर सकते थे, क्योंकि खाना फीका से $175 था। शेमो ने कोई 200 लोगों को मदऊ किया था। इसमें ज्यादा अमेरिकन डॉक्टर्स थे, लेडी डॉक्टर्स भी थी, कुछ काली मोटी मोटी नर्सें भी मदऊ थी। नर्सिंग हमारे यहाँ की तरह वहाँ छोटा पेशा नहीं होता, बल्कि नर्सों का वहाँ जितना एहतराम और इज्जत है वो डॉक्टरों से कम नहीं। डॉक्टर तो मरीज का इलाज करते हैं, लेकिन उनकी सारी देखभाल और खिदमत नर्स करती है। इसलिए अमेरिका क्या सब मगरबी मुल्कों में ये पेशा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम जाना जाता है। इंग्लैंड में तो सुना है कि नर्स की गाड़ी जा रही हो तो क्वीन की गाड़ी भी रुक कर उसे रास्ता देती है, जबकि हमारे मुल्क में नर्सिंग का पेशा पुरवकार नहीं समझा जाता। जो इज्जत नर्सों को मिलना चाहिए नहीं मिलती। तनख्वाहें भी वाजिबी सी दी जाती हैं। रात हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ था। बेहतरीन लिबास ज़ेब-ए-तन किए जा रहे थे। नई ब्याहता बहुएं और बेटियां कपड़ों से मिलता जुलता जेवर भी पहन रही थी। मेकअप भी बड़े एहतमाम से किए जा रहे थे। सब पाकिस्तानी मेहमानों ने पाकिस्तानी लिबास पहना हुआ था। मर्दों ने सूट पहने थे। हम घर के लोग तो कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन जो रिश्तेदार अजीज न्यू जर्सी में थे सभी मदऊ थे। शेमो के करीबी पाकिस्तानी दोस्त, उनके मियाँ और बड़े बच्चे सबको बुलाया हुआ था। लेकिन मेहमानों की बड़ी तादाद अमेरिकनों की थी। कुछ कोलीग, कुछ मिलने जुलने वाले, कुछ पुराने वाकिफकार, कुछ बॉस किस्म के बड़े बड़े डॉक्टर्स। मेहमानों को स्टैनली हॉल ले जाने के लिए शमीम ने 2 लेमोजीन किराए पर मंगवाई थी। स्टैनली हॉल की एंट्रेंस में दरवाजे के दोनों तरफ कोट वगैरह टांगने के लिए लंबे लंबे सिरकने वाले शीशों वाली अलमारियां थी। लोग बाहर से आते तो कोट उतारकर उधर टांग देते। शाम से बर्फबारी भी हो रही थी, इसलिए तकरीबन हर मेहमान ने लंबे लंबे कोट पहने हुए थे। एंट्रेंस से एक कमरे में दाखिल होना था। वहां टेबल के पीछे एक खूबसूरत नौजवान गोरी खड़ी सबको वेलकम करते टेबल नंबर्स दे रही थी। ये टेबल्स बड़े और आखिरी हाल में लगी थी। वहां एक तरफ स्टेज बनी थी जो काफी लंबी चौड़ी थी। दरमियान में दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए 2 खूबसूरत केन की ऊंची पुश्त वाली सजी हुई कुर्सियां और सामने इसी तरह की मेज थी जिस पर फूल ही फूल थे। दुल्हन दूल्हा के बाएं तरफ लड़की वालों के लिए लंबी मेज थी। इर्द गिर्द तकरीबन 12 कुर्सियां थी। इसी तरह दाएं तरफ लड़के वालों के लिए इसी तरह की मेज इसी अंदाज में रखी हुई थी। दोनों मेजों पर एक ही तरह के बहुत बड़े बड़े सफेद फूलों और सब्ज पत्तियों वाले एक जैसे गुलदस्ते गुलदानों से में सजे थे। मेज पर प्लेटें और 3-3 किस्म के इंतहाई नफीस गिलास, नैपकिन और चमकते छुरी कांटे, बड़े चम्मच और छोटे चम्मच सजाए गए थे। स्टेज पर कारपेट था और पीछे दीवार के साथ तकरीबन 5-5 फुट ऊंचे पौधे जो एक ही तरह के और एक ही साइज के रखे गए थे। हॉल के दरमियान में गोल लकड़ी का बहुत बड़ा डांसिंग फ्लोर था और उसके चारों तरफ कोई 1 फुट चौड़ा ऊंचा चबूतरा था जिस पर बाकी मेहमानों के लिए टेबल्स और कुर्सियां लगी थी। यूं इस गोल डांसिंग फ्लोर के चारों तरफ मेहमानों के बैठने और डिनर लेने की जगह बनी हुई थी। इन मेजों पर भी बिल्कुल उसी तरह के और उतने ही बड़े साइज के गुलदस्ते गुलदानों में पड़े थे। लगता था सारे हाल में सजे ये गुलदस्ते मशीनी हैं। किसी गुलदस्ते में जर्रा भर भी फर्क नहीं था। सुनने में आया कि ये गुलदस्ते ब्राजील से बनकर आए। हाँ, तो टेबल नंबर लेकर लोग अगले बड़े से हाल में आ रहे थे जहाँ दुनिया जहान के खाने और फल इतनी खूबसूरती से सजाए गए थे कि दिल चाहता था खाने के बजाय देखते ही जाए। यहाँ भी दीवार के साथ मेज कुर्सियां पड़ी थी और लोग अपनी मनपसंद चीजें प्लेटों में डालकर खा रहे थे। हम हैरान थे कि डिनर तो अंदर वाले हाल में है, यहाँ इतने बहुतात में अनवाओ अक़साम के खाने क्यों सजाए गए। हमने उन्हें एपेटाइजर समझा, यानी असल खाना खाने से पहले भूख तेज करने के लिए खाया जाने वाला थोड़ा सा खाना।
हमने वाकई यहाँ खाना चखने के मुताबिक ही खाया, लेकिन बाद में पता चला इसे कॉकटेल ऑर्स कहते हैं। यहाँ लोग खूब खाते पीते हैं। अंदरूनी हाल में तो खाना कोर्सेज में होता है, जो तकल्लुफ़ात ज़्यादा और खाना कम होता है। बहरहाल अंदर हाल में मेहमानों को बुलाने के लिए अनाउंसमेंट हुई। लोग प्लेटें रखकर टिश्यू पेपर से हाथ मुंह साफ करते हुए जाने लगे। दरवाजे पर खड़ी चाको चौबंद गोरियां लोगों की चिट्ठियों को पढ़ पढ़ कर उन्हें मेजों की तरफ ले जाने लगी। हमें और ससुराली मेहमानों को बड़े एहतमाम और एहतराम से सूटों में मलबूस आदमियों ने हमारी मेजों तक पहुंचाया। फिर साइमा और दूल्हा दोनों आए। हाल में खुश आमदीदी आवाजें बुलंद हुई। दोनों इन्हें हाथ हिलाते हुए अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। अब बैंड हल्के और खुशगवार सुरों में बजने लगा। फिर स्टेज पर खड़े एक वेल ड्रेस्ड अमेरिकन ने माइक पकड़ा और हाल के लोगों से दूल्हा दुल्हन, ससुराली अजीजों और मैके के रिश्तेदारों का तारफ कराते हुए ये भी बताया कि साइमा के हम करीबी अजीज यानी खालाएं, मामू, मामूजाद, आतिफ और सादिया पाकिस्तान से खास तौर पर शादी में शिरकत के लिए आए। ससुराली अजीजों के मुतालिक भी तारीफी जुमले कहे। दूल्हे का कजन कनाडा से आया था, इसलिए उसका भी खास तौर पर बताया गया। उसके बाद उसने माइक हमारी मेज की तरफ किया। बराए मेहरबानी आप अपने तासुरात बताइए। हम में से खालिद, आसिफ और आतिफ ने 2-2 मिनट के लिए बातचीत की, ससुरालियों को मुबारकबाद दी, शेमों को शानदार अल्फाज में इस दावत पर खराज तहसीन पेश किया, मुबारकबाद दी। हमारी तरफ माइक आया। इतने लोगों में टूटी फूटी अंग्रेजी कौन बोलता? अमेरिकनों का तो अब लबो लहजा भी अंग्रेजों से मुख्तलिफ है। कुछ गोल गोल करके अंग्रेजी बोलते हैं। गुड्डी ने चंद लफ्ज कहे, बाकी हम सब ने सिर्फ मैनेजमेंट की 1-2 जुमलों में तारीफ की और बस। गर्जे के ये तारीफी कार्रवाइयाँ होती नहीं। बैंड बजता रहा। दूल्हा मियाँ और दुल्हन साहिबा ने भी अपनी खुशी के तासुरात बयान किए। खूब तालियां बजी। ये खुशगवार हंगामा थोड़ी देर जारी रहा। फिर खाना शुरू होने की अनाउंसमेंट हुई। सब मेहमान अपनी अपनी टेबल्स पर बैठ चुके थे। वही अमेरिकन आदमी जिन्हें सूटेड बूटेड होते हुए बैरे तो नहीं कहा जा सकता था, बहरहाल थे कुछ इसी किस्म की चीज। हाथों पर सफेद दस्ताने चढ़ाए वो स्टेज की मेजों पर आए। शेमों ने इन्हें बता रखा था कि हम पाकिस्तानी लोग शैंपियन नहीं पिएंगे, इसलिए नाजुक गिलासों में हमें कोई लजीज सा मशरूब सर्व किया गया। हाल में जितने अमेरिकन या ऐसे लोग थे जो शराब पीते थे, उन्हें शैंपियन सर्व की गई। ट्विस्ट हुआ यानी गिलास टकराए, फिर मशरूबात और शराब पी गई। ये खत्म हुआ तो वही बैरे आए और खाली गिलास उठाकर ले गए। दूसरे राउंड में साफ सुथरी ट्रे में रखे छोटे छोटे बन और रोस्ट चिकन के पीस लाए गए, जिन्हें दस्ताने वाले हाथों ने चमकते दमकते चिमटों के साथ पकड़कर हर एक की प्लेट में रखा। हाल में इसी तरह के दूसरे बैरे खाना प्लेटों में रख रहे थे। साथ मशरूबात भी थे। हम लोगों ने 7 अप और कोक पी ली। ये खा लेने के बाद मेज से सारी प्लेटें, गिलास, चम्मच, छुरी कांटे और नैपकिन उठा लिए गए। उसके साथ ही दूसरी साफ प्लेटें, गिलास, कटलरी और धुले हुए तयशुदा नैपकिन हमारे सामने लगा दिए। इस तरह को 3-4 दफा खाना सर्व हुआ। खुली मछली का पीस, कभी सैंडविच टाइप डबल रोटी के पीस और कभी नमकीन गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े। हर सर्विस के बाद बर्तन और दीगर चीजें उठा ली जाती और धुली हुई चमकती क्रॉकरी, कटलरी और नैपकिन डाल दिए जाते। खाना तो जो था सो था, बस नखरे दीदनी थी। सर्विस नहायत उम्दा थी। खाने के बाद लोग उठ उठ कर साइमा और उसके दूल्हा से मिलने आने लगे। साइमा के सामने मेज पर उसके ड्रेसेस ही के कपड़े का एक खूबसूरत थैला पड़ा हुआ था। जो मेहमान भी आता उसको मुबारकबाद देने के बाद एक लिफाफा पकड़ा देता, जो वो थैले में शुक्रिया के साथ रख लेती। ये बात बिल्कुल हमारे यहाँ सलामी देने जैसी थी। कुछ लोगों ने दूल्हा को भी लिफाफा पकड़ाया, उसने भी लिफाफा बैग में डाल दिया। ये बैग वाली बात हम सबको अच्छी लगी। हमारे यहाँ अक्सर दुल्हन लिफाफे और पैसे अपने बटुए में डाले जाती है। जब वो भर जाता है तो लिफाफे ठोसने पड़ते हैं। आम तौर पर पर्स का मुंह खुल जाता है और लिफाफे और पैसे ज्यादा होने की वजह से खुला ही रहता है। ये कितना अच्छा तरीका था। साइमा का खूबसूरत छोटा सा पर्स वैसे का वैसा था और सारे लिफाफे बैग में डाल दिए गए थे। बैग कोई फुट पर लंबा और तकरीबन इतना ही चौड़ा था। इसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुई।
डांस करने वालों को दावत दी गई कि फ्लोर पर आ जाएं। ऑर्केस्ट्रा खूबसूरत धुन बजाने लगा। एक एक दो दो कपल उठकर फ्लोर पर आकर डांस करने लगे। पहले अमेरिकी लोग उठे, फिर जब हल्ला गुल्ला तेज हुआ तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स और उनकी बीवियां भी मैदान में आ गईं। हंगामा पुरजोश हुआ तो अक्सर कुर्सियां खाली हो गईं। खालिद और नसीमी ने डांस किया। बुशरा और फारान भी मैदान में आ गए। आसिफ और आमना ने भी चंद कदम उठाए। मकसद खुशी का इजहार था। अक्सर लोग उछल कूद ही में मसरूफ थे, लेकिन बाज लोग बाकायदा डांस कर रहे थे। बहुत ही मसरूर कुन हल्ला गुल्ला था। हंसी की फुहार, कहकहों की बुछाड़, शोर शराबा। शमीम की खुशियों का तो ठिकाना ही न था। उसे खुश देखकर हमें दिली खुशी हो रही थी। रात 12 बजे तक यही हल्ला गुल्ला रहा। फिर साइमा और दूल्हा को रुखसत किया गया। इनके कयाम का बंदोबस्त शमीम ने किसी होटल में किया था। साइमा को रुखसत करके शैमो बहुत रोई। हम सब भी उदास और दिलगीर हो गए। आंखें नम हो गई। डॉक्टर इकबाल मरहूम, शैमो के शौहर बहुत याद आए। खैर, मेहमानों को रुखसत करके हम सब घर लौट आए। रात का 1 बज चुका था, लेकिन रात गए तक हम सब बैठे पुरानी बातें दोहराते रहे। साइमा की खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी के लिए भी दुआ की। इस दौरान आमना बाकायदा वक्फे के बाद सब कुछ चाय और कहवे से नवाजती।